नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सीएमए फाइनल का एक नया चैप्टर है बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको आज बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लास नंबर 1 मैक्सिमा मिनिमा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब क्या है। तो बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा मेनली रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज बाय अ फर्म टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि हम कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें जिससे हम अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा कर सकें, उनको अचीव कर सकें। तो हर बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और लॉसेस को मिनिमाइज करना, या आप ऐसा कह सकते हैं कि सेल्स को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना, सेल को बढ़ाना, आउटपुट को बढ़ाना, और मिनिमाइज किसको करना चाहते हैं, लॉसेस को, कॉस्ट को, या कम से कम हमारा इनपुट लगे ताकि आउटपुट हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सके, वेस्टेज को रिड्यूस करके। तो हम कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करें ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें, उसके लिए एक चैप्टर बनाया गया बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देयर कैन बी 2 डिफरेंट सिचुएशन, और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजीज निकालते हैं, तो हमारे सामने 2 तरीके के सिचुएशन आएगी। पहला अनकंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन सिचुएशन, और दूसरा आपके पास होगा कंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन सिचुएशन। मतलब क्या हुआ, जब हम स्ट्रैटेजीज फाइंड कर रहे होंगे ऑप्टिमम, तो उस समय जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा, जो सिचुएशन गिवन होगी, उसमें कोई कंस्ट्रेंट का मतलब कोई बाधा नहीं होगी। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कोई लिमिटेशन नहीं दे रखी होगी कि ये कंडीशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। जैसे मान लीजिए वो कहते हैं जी प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन कीजिए, और हम जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस 10 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, 15 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगा रखी होगी कि 10 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए या 15 से कम नहीं होनी चाहिए। तो पहला केस क्या हो गया, जिसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है, हमें एक ऐसी क्वांटिटी ढूंढनी है जिसपे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर आ जाए, लेकिन कोई कंडीशन नहीं दे रखी होगी कि सेलिंग प्राइस कम से कम इतनी होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होनी चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, यदि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम उसको कहते हैं कंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन सिचुएशन। जैसे मान लीजिए कंपनी 2 प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं और वो अपना टोटल कॉस्ट पता लगाना चाहते हैं, या टोटल प्रॉफिट पता लगाना चाहते हैं, या टोटल सेल पता लगाना चाहते हैं, बट कंडीशन साथ में ये लगा दी कि दोनों प्रोडक्ट की जो टोटल सेल है वो 1000 यूनिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों प्रोडक्ट की सेल 1500 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई ना कोई लिमिटेशन दे दी, और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना है, या सेल्स को मैक्सिमाइजेशन करना है, या कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करना है। तो वो जो सिचुएशन होगी उसका नाम होगा कंस्ट्रेन्ड ऑप्टिमाइजेशन सिचुएशन। अच्छा, केस कोई भी हो, चाहे आपका बिना लिमिटेशन वाला हो, बिना कंस्ट्रेंट वाला सिचुएशन हो, या कंस्ट्रेंट वाला सिचुएशन हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर के अंदर जो आपको टेक्निक यूज करनी पड़ेगी उसका नाम है डिफरेंशिएशन, जो आपने 12th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जिन लोगों ने 12th क्लास में मैथ्स ले ही नहीं रखा था उनका क्या होगा। बेटा उनके लिए मैं हूँ, चिंता क्यों करते हो। जो फॉर्मूले यहाँ पर आपके इस चैप्टर में यूज होंगे डिफरेंशिएशन के, वो बहुत लो लेवल के हैं फॉर्मूले। जिस लेवल के फॉर्मूले यूज होंगे वो सारे फॉर्मूले मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। देन हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसका पर्पज है हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढनी है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए भाई, सबसे पहले अब ये सारे पॉइंट्स नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फोटो खींचना चाहें तो फोटो खींच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि हम ऑप्टिमम स्ट्रैटेजीज तभी ढूंढ पाएंगे जब हमें डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी नॉलेज होगी। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, थोड़ी सी में अपना काम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग के अंदर रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हमें इस चैप्टर में यूज़ करने के लिए आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको समझा रखे हैं। वैसे ये सारी चीज़ें हमें इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दे रखा है, बट सबसे पहले हम बात करते हैं यदि हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स एन। मतलब आप ये समझो कि हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है y इक्वल टू, सपोज करते हैं हमारे पास में इंफॉर्मेशन है x की पावर n। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा n इंटू एक्स माइनस 1। मतलब यदि मुझे y इक्वल टू एक्स की पावर n, ये कोई इक्वेशन दे रखी है, एल्जेब्रिकल इक्वेशन दे रखी है,
और हमें उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाए विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, एक्स वेरिएबल का। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डिफरेंशिएशन की वो आएगी एन एक्स पावर एन माइनस वन। अब सपोज करते हैं एन की पावर 2 है या 4 है या 5 है या 6 है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास में y की जो वैल्यू है उसमें x की पावर 5 लिखी हुई दिखाई दे रही है। अब मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना है, तो फॉर्मूले में n का मतलब हो गया 5, तो सबसे पहले लिखेंगे 5 x की पावर 5 माइनस 1। तो आप यहाँ पे सॉल्व करके लिख सकते हैं x की पावर 4, मतलब 5x पावर 4 आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा किसका, गिवन इक्वेशन y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5। ये हमारी इक्वेशन है जो क्वेश्चन में गिवन होगी और हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं, सर क्या ये पावर प्लस में ही हो सकती है, माइनस में नहीं हो सकती? बेटा माइनस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। तो सर उस केस में फिर हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। तो ये आपकी इक्वेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है और आपको विद रिस्पेक्ट टू हम वो लेते हैं जो हमारा वेरिएबल होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे आप इसको यदि देखें तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा y हमें क्या दे रखा है, x पावर -5 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला तो ये आपके पास में। तो सबसे पहले मुझे 5 यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस का, x -5 -1, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लिखा है -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, -5 तो -5 रहेगा x और ये हो जाएगा -6। आप चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो, -5 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बल्कि मुझे इक्वल टू की जगह यहाँ पे और लिख देना चाहिए। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो लिखने के लिए जो आपको समझ में आए। चलिए जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं चाहता हूँ कि 1-2 वैल्यूज आप मुझे निकाल के दिखाएं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज गिवन है वो है y इक्वल टू 25, y की पावर y कह रहा हूँ x की पावर -6, ये दे रखा है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 25 तो अपना ऐसे रहेगा इनटू, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है क्योंकि जो 25 है वो तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रहेगा। x रेज टू द पावर -6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6 x -6 -1, तो आपके पास में -25 इंटू 6 आ जाएगा 150 और यहाँ आ जाएगा x पावर 7। हाँ जी, कोई दिक्कत? इसी तरीके से यदि हमारे पास में क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 14,400 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो बताइए कैसे निकालेंगे? बताओ अभी फटाफट से इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? सर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा dy अपॉन डी एक्स। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में 1 लाख कितना यहाँ पे दे रखा है 14,400, ये तो एज इट इज रहेगा। सर x की पावर जो 2 है ऊपर ले जाते हैं, नेगेटिव लिख देते हैं। अब 14,400 तो मेरा कांस्टेंट है, इसको तो कुछ करना नहीं, एज इट इज रहेगा, लेकिन x रेज टू द पावर -2 में आपको लिखना पड़ेगा -2 और यहाँ हो जाएगा आपके पास में -3। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो -2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से देखिए। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 28,800, आगे माइनस और x रेज टू द पावर -3, आप जिसको लिख सकते हैं -28,800 डिवाइडेड बाई x की पावर 3। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन के यूज़ करके y की यदि वैल्यू x पावर y दे रखी है या n दे रखी है, z दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल जिसमें वैल्यू थी पॉजिटिव, तीसरा जिसमें पावर आपकी नेगेटिव है, फिर मैंने कुछ नेगेटिव के और एग्जांपल ले लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास में है एग्जाम्पल, यदि y की पावर है ex एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यदि आपके पास में इक्वेशन आती है तो और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप
y पावर ई एक्स, तो ई एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो ई एक्स ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये आपकी इक्वेशन है, ये आपका डिफ्रेंशिएशन है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x, और ये इक्वेशन है जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, और ये आपका डिफ्रेंशिएशन है। तो फटाफट से सारे पॉइंट्स आप नोट कीजिए पहले, देन मैं उसके आगे चलूँगा फिर। हाँ जी, इतना सब कुछ लिखने के बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, y इक्वल टू एम, या मान लीजिए e की पावर एम एक्स है, ऐसे दे रखा है। आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपकी इक्वेशन है जिसका आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। अब डिफ्रेंशिएशन निकालते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हाँ जी जैसे मैंने कहा था जो एक्सपोनेंशियल यदि कोई वैल्यू होती है तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेम होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा e पावर एम एक्स, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी आ गया e पावर एम एक्स, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक नई चीज़ आ गई कि x से पहले m भी लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो तो सेम रहता है, लेकिन यदि एम एक्स दे रखा है तो एम एक्स का यदि y इक्वल टू एम एक्स होता तो बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता। तो हम m को तो m लिखते, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गई, यहाँ पे लिखी नहीं ना 2 3 4 नहीं है तो 1 हो गई। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता तो लिखता 1 x की पावर 1 माइनस 1, मतलब m इंटू 1, m इंटू 1 तो हो गया m, और x की पावर हो गई 0, मतलब m इंटू 1। किसी की भी पावर 0 होती है तो हम उसे 1 के इक्वल बोलते हैं, दैट इज m। इसका मतलब है एम एक्स का यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, डेरिवेशन करता हूँ, डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास में उसकी वैल्यू आती है m, और सॉल्व करके हम लिखेंगे m e पावर एम एक्स। तो इस तरीके से y e एम एक्स यदि मेरी इक्वेशन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, m मल्टीप्लाई बाई e पावर एम एक्स। ये सारे मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि यदि कोई भी क्वेश्चन करते टाइम हमारे को इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिले तो हम उसको सॉल्व कर सके। मान लीजिए y इक्वल टू क्वेश्चन में लिखा हुआ है e की पावर m एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। इस तरीके की चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। सिर्फ बेसिक एक 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल हो जाएंगे और काम खत्म। यदि हम यहाँ पे बात करें विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल हमारा जो x है हम उसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्सपोनेंशियल पहले तो सेम रहेगा ई एम एक्स स्क्वायर, फिर आपको क्या करना है, जो एम एक्स स्क्वायर है उसका डिफ्रेंशिएशन करना है और उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं, ये तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला था, ऐसे ही दूसरे का भी निकालेंगे हम। जब दूसरे का निकालेंगे तो यहाँ पे हमें पावर क्या लिखनी है, पावर क्या लिखनी है, एम एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2, मतलब m तो रहेगा अपनी जगह, m तो अपनी जगह पे रहेगा। एक्स स्क्वायर का यदि डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 2 पावर x और 2 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 2m x, और पावर 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, खाली 2mx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2mx, तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा 2, हाँ जी mx e mx स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास जो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। हाँ जी, कई बार हमें क्वेश्चन में ऐसे भी लिख दिया जाता है 1 बाई
एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप सबसे पहले इसे क्या करो, y इक्वल टू एक्स की पावर को -3 बना लो। अब उसके बाद तो नॉर्मल केस हो गया जो मैंने शुरू में आपको समझाया था। अब यदि मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये मेरी इक्वेशन हो गई, और यदि मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा, -3 एक्स की पावर -4, क्योंकि यहाँ पे -1 हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं आगे, आप इसको आगे सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -3 तो रहेगा, x की पावर नीचे प्लस में लाओगे तो 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से हमें कुछ डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट्स दे रखे होंगे। एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। मान लीजिए y इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ k, मतलब कोई वेरिएबल x नहीं है, मतलब वेरिएबल x है ही नहीं कोई। तो यदि हम किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0, क्योंकि कोई वेरिएबल आप यूज नहीं कर रहे। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बेटा ध्यान रखना क्या आएगा, 0। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या आएगा, 0। यानी कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नोट कर लिया सबने? तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें वो स्ट्रेटेजीज ढूंढनी है जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, और ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट को, सेल्स को, आउटपुट को मैक्सिमाइजेशन करना होता है, कॉस्ट को, लॉसेस को मिनिमाइजेशन करना होता है। और यहाँ पर जो मैं पहला केस लेके चल रहा हूँ वो सिचुएशन में हमें ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी ढूंढनी है जहाँ पर बिना कंडीशन के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बिना कंडीशन के मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यदि 2 प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं तो दोनों की कम से कम क्वांटिटी इतनी बिकनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बिकनी चाहिए, ऐसा कोई केस नहीं है। बिना कंडीशन के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन या मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन, या फिर हम कहते हैं अनबाउंडेड मैक्सिमा टेक्निक। मतलब ध्यान रखना, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं MCQ क्वेश्चन में कि अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का ऑल्टरनेटिव नाम बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा अनबाउंडेड मैक्सिमा टेक्निक, या फिर आप कह सकते हैं मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, जिसके अंदर अब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर हमें या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा, या रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना होगा, या कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा, या लॉस को मिनिमाइज करना होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो वेरिएबल होंगे वो एक ही वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल का केस होगा, मतलब सिंगल वेरिएबल का केस होगा। तो अभी मैं यहाँ पर आपके सामने क्या समझाना चाहता हूँ, पहले समझ लेते हैं। हमारे पास में प्रॉफिट या सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, यदि कोई लॉस है या कोई कॉस्ट है तो हमें उसे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है ना भाई। अब ऐसे में जो टेक्निक यूज होगी उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन हमारी टेक्निक यूज होगी। और डिफरेंशिएशन जब हम टेक्निक यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को स्टडी करना पड़ेगा। जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हमें स्टडी करना पड़ेगा। सर स्टडी करने का मतलब उसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपके कोई कंस्ट्रेंट है या नहीं। नो कंस्ट्रेंट, और विद कंस्ट्रेंट। यदि नो कंस्ट्रेंट है तो उस केस में आपके पास में 2 सिचुएशन आएंगी, ओनली वन वेरिएबल, हाँ जी, ओनली वन वेरिएबल सिचुएशन होगी, या मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल से ज़्यादा। ठीक है ना। तो 2 सिचुएशन होगी आपके पास में, विदाउट कंस्ट्रेंट, और दूसरा केस क्या हो जाता है, विद कंस्ट्रेंट। उसी चीज़ को समझाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहला केस मैं कौन सा लेके चल रहा हूँ आपके पास में, पहला केस कौन सा लेके चल रहा हूँ, ओनली वन वेरिएबल, और जिसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ठीक है ना। तो नो कंस्ट्रेंट
में एक वेरिएबल वाला केस होगा, और नो कंस्ट्रेंट में दो वेरिएबल या दो वेरिएबल से ज़्यादा का केस हो सकता है। और फिर आपके पास केस है विद कंस्ट्रेंट। विद कंस्ट्रेंट का मतलब जहाँ पर आपके पास में कोई ना कोई लिमिटेशन होगी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है ना। तो अभी हम पहले सिंपल क्वेश्चन करके चल रहे हैं जहाँ पर हमें प्रॉफिट और सेल्स को या रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, लॉसेस को, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक का यूज़ करके अपना आंसर निकालेंगे। और प्रॉब्लम को स्टडी करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा कि हमारा जो केस है वो विदाउट लिमिटेशन का या विद लिमिटेशन का, मतलब विदाउट कंस्ट्रेंट है या विद कंस्ट्रेंट है। तो यदि विदाउट कंस्ट्रेंट है तो फिर उस केस में वन वेरिएबल का केस है या फिर टू वेरिएबल का केस है या थ्री वेरिएबल का केस है, मतलब टू और थ्री एक जैसे केस में आएंगे, सिंगल वेरिएबल एक में आएंगे। तो देखते हैं फटाफट से जो चीज़ मैंने आपको समझानी है। वो पहला केस आपके पास आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे ध्यान रखना नो कंस्ट्रेंट वाला केस है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। When the objective function is given as an algebraic function and no constraints are imposed, then calculus approach of derivatives is used to optimize the function. Condition of optimization are twofold and given as, क्या मतलब है इस लाइन का जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये कहते हैं यदि कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है और आपके पास जो गिवन फंक्शन है आप उसे ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो आपके पास में दो स्टेप्स हैं। टू फोल्ड का मतलब दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जिसको हमने लिख रखा है नेसेसरी कंडीशन, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। दूसरा आपके पास होता है सेकंड कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन। तो कितने तरीके की कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन नेसेसरी, दूसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन, जिसका दूसरा नाम हो सकता है सेकंड ऑर्डर कंडीशन, और नेसेसरी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। तो ये कंडीशंस हैं जिसके हिसाब से हमें ऑप्टिमाइजेशन करना है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है लॉसेस को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्लियर हो गया, अपना फायदा कैसे ज़्यादा हो सकता है, जब लॉसेस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है नेसेसरी कंडीशन, उसमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी जीरो। मतलब जो आपका डिफरेंशिएशन निकालोगे, वो डिफरेंशिएशन निकालने के बाद आप उसकी वैल्यू किसके इक्वल रखोगे, जीरो के इक्वल रखोगे। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ दिस सिचुएशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज मिनिमाइजेशन। मतलब केस आपका मैक्सिमाइजेशन का हो या मिनिमाइजेशन का हो, दोनों के लिए आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब एक बार डेरिवेशन करना पड़ेगा, और वो डेरिवेशन निकालने के बाद उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल पुट करोगे, ताकि जो हमारे पास में वेरिएबल एक्स है हम उसकी वैल्यू निकाल सकें, उसकी वैल्यू निकाल सकें। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन, जिसमें हमने जो पहला डिफरेंशिएशन किया है उस डिफरेंशिएशन का अगेंस्ट दोबारा से फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो वैल्यू आई होगी सेकंड डेरिवेशन करने की, वो जीरो से कम है या जीरो से ज़्यादा है, वो हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको थोड़ी देर में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप फोटो खींचना चाहें फोटो खींच सकते हैं, और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और अदरवाइज मैं शॉर्ट में अभी आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना चाहिए, मेरे हिसाब से पहला पॉइंट आपके पास ये है, ये केस कौन सा आपका, प्रॉफिट का या लॉस का। फिर आपको टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है, डिफरेंशिएशन की। फिर आपको क्वेश्चन को स्टडी करना है कि नो कंस्ट्रेंट का केस है या विद कंस्ट्रेंट का केस है। नो कंस्ट्रेंट है तो एक वेरिएबल है या एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल है। अब एक से ज़्यादा वेरिएबल में दो वेरिएबल भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, छः भी हो सकता है, बट हमारे यहाँ जो क्वेश्चन है वो या तो एक वेरिएबल का या फिर दो वेरिएबल का। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो क्या सिखाने जा रहा हूँ, हमारे पास जो केस है वो है नो कंस्ट्रेंट हेडिंग है नो कंस्ट्रेंट विद वन वेरिएबल। नो कंस्ट्रेंट विद वन वेरिएबल, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कोई लिमिटेशन, कोई कंडीशन नहीं अप्लाई कर रखी। विदाउट एनी कंडीशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और एक ही वेरिएबल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर वन, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन।
मतलब आपको फाइंड करना है जो भी फंक्शन है, मान लो फंक्शन आपके पास है y, तो dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। फंक्शन का नाम है f, तो डी एफ अपॉन डी एक्स निकालेंगे। फंक्शन का नाम है z, तो डी जेड अपॉन डी एक्स निकालेंगे। ठीक है ना। फिर आपकी जो कंडीशन आएगी, यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, इक्वल टू क्या रख देंगे 0, जिसको हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन। ये हर क्वेश्चन में आपको करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगी, वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल, जिनको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स। अब x की वैल्यू 1 आएगी तो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जितनी भी वैल्यूज आएंगे उन सबको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन दोबारा से हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे, करने के बाद में जो वैल्यू हमने अभी x की निकाली होगी वो वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। या हो सकता है पुट करने की जरूरत ही ना पड़े, बिना पुट कर ही काम हो जाए। ठीक है ना। पुट करनी भी पड़ सकती है और पुट नहीं भी करनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेशन के बाद में जो सेकंड डेरिवेशन है उसमें वेरिएबल x की वैल्यू आती है या नहीं आती है। ये तो जब मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। ठीक है ना। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में हम यहाँ पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और निकालने के बाद इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ d2y डी एक्स स्क्वायर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जो आपके पास में x की वैल्यू होगी स्टेप नंबर 1 में जो आपने निकाली होगी वो वैल्यू पुट करोगे। जरूरी नहीं कि पुट करने की जरूरत पड़े, हो सकता है बिना पुट करे ही आपका आंसर आ जाए। अब मान लीजिए सेकंड डिफरेंशिएशन में आपके पास सीधा ही मान लीजिए 180 आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करके। फर्स्ट डिफरेंशिएशन में आपके पास जो वैल्यू थी वो मान ली थी, सपोज करते हैं 90 एक्स स्क्वायर प्लस 50 था, ये आपका y था। जब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेशन किया डी वाई अपॉन डी एक्स, के एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए, तो आपके पास वैल्यू आ गई 180x। ठीक है जी। अब यदि आप y इक्वल टू, मतलब अब आप यहाँ पे जो द्वारा डिफरेंशिएशन करोगे वो किसका करोगे, 180x का करोगे। तो जब मैं यहाँ पर 180x का डिफरेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास खाली क्या रह जाएगा, 180 रह जाएगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना x की वैल्यू पुट करे ही मेरे पास में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता था क्वेश्चन में यहाँ पे 90x क्यूब लिखा हो, तो 90x क्यूब का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 270x स्क्वायर, 270x स्क्वायर। जब मैं 270x स्क्वायर का फिर से दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 540x। और उस समय हो सकता है कि जो वैल्यू मैंने यहाँ पे x की निकाली हो वो मुझे पुट करनी पड़े ताकि मैं सेकंड डेरिवेशन जो किया है उसकी वैल्यू निकाल सकूं। बात समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो 270x स्क्वायर को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यदि x की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उस केस में यहाँ पर सारी चीज़ें 0 हो जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें देखना पड़ेगा कौन से केस बनेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, जो फंक्शन हमें दे रखा होगा, पहले उसका सिंगल डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद उसकी वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है ताकि हमें x की वैल्यू मिल सके। जैसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। देखना पड़ेगा x की वैल्यू कितनी आ रही है। फिर सेकंड डिफरेंशिएशन करना है। सेकंड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू दे रखी होगी
पहले हमें उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमने उसका डिफ्रेंशिएशन किया तो आपके पास आ गया 2x + 1। फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये आपके पास में ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट डेरिवेशन ये हो गया, इसका फिर अगेन डेरिवेशन किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10x³ 5x² + x + 5। जब मैंने इसका डेरिवेशन किया तो मेरे पास आ जाएगा 30x², यहाँ आ जाएगा 10x और यहाँ पे आ जाएगा खाली 1। फिर मैं इसका डेरिवेशन करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा 60x और मेरे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन हो गया, ये सेकंड डेरिवेशन हो गया। फर्स्ट डेरिवेशन की जो वैल्यू निकलेगी उसको इक्वल टू क्या रखना है 0, जिससे आपके पास में कोई ना कोई x की वैल्यू निकलेगी और वो x की वैल्यू आपको सेकंड डेरिवेशन में पुट करनी पड़ेगी, जिससे आपको सेकंड डेरिवेशन का अमाउंट निकल के आएगा। बात समझ में आ रहे हो? तो जो पहले एग्जाम्पल लिया था उसमें आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरे एग्जाम्पल में ऐसा हो सकता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपके पास में कैसा आ रहा है। जैसा भी क्वेश्चन होगा उस तरीके से काम लेना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया, इसमें आपको डायरेक्टली सेकंड डेरिवेशन में वैल्यू 2 मिल गई, आपको x की वैल्यू पुट ही नहीं करनी पड़ी। लेकिन इस वाले केस में जब सेकंड डेरिवेशन की वैल्यू निकालोगे तो आपको x की वैल्यू जो फर्स्ट डेरिवेशन इक्वल टू 0 करके निकली होगी वो पुट करनी पड़ेगी और फिर आपको सेकंड डेरिवेशन की वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ गई? हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हाँ जी, दोबारा समझाऊं? सर इसको समझाकर आप करना क्या चाहते हो? बेटे यही तो मेन खेल है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सेकंड डेरिवेशन की वैल्यू निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, या नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का केस है। तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, जो हमारी सेकंड डेरिवेशन की वैल्यू निकाली हमने d2y/dx², इसकी 3 वैल्यू हो सकती है। या तो ये 0 से बड़ा होगा, या ये 0 से छोटा हो सकता है, या ये 0 के बराबर हो सकता है। 3 केस हो गए ना। जो आपने स्टेप नंबर 2 में वैल्यू निकाली होगी, ये वैल्यू निकालने के बाद अब जैसे यहाँ पे 180 आ रहा है, 180 0 से बड़ा है, 180 0 से बड़ा है, तो केस कौन सा हो जाएगा? ये वाला मिनिमा। ये केस कौन सा हो जाएगा? मैक्सिमा। ये केस कौन सा हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब नॉर मिनिमा नाइदर मैक्सिमा, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के पता लगाना है कोई कंस्ट्रेंट, कोई लिमिटेशन है या नहीं। फिर आपको पढ़ना है कि सिंगल वेरिएबल का केस है या 2 वेरिएबल का केस है। तो पता लगा सिंगल वेरिएबल का केस है। फिर आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना है और उसकी वैल्यू 0 इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का पर्पस क्या है? ताकि आप सेकंड डिफरेंशिएशन करने के बाद जो सेकंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपको चाहिए उसमें x की वैल्यू पुट करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी करनी पड़ सकती है। यदि बिना करे निकल जाए वेल एंड गुड, नहीं निकल पा रही तो फिर आपको x की वैल्यू पुट करके निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद में आप सेकंड कंडीशन चेक कर पाएंगे कि जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस है। तभी तो आप प्रूव कर पाएंगे भाई जो स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। पता चला केस आपका कौन सा है, फंक्शन को मैक्सिमाइज करने का, और आपका आंसर आ रहा है मिनिमाइज, तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन ही गलत है, सिचुएशन ठीक नहीं है, ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी आपकी नहीं निकल पाएगी। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चलता हूँ आज की क्लास में, ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो आज की क्लास में हम पहला क्वेश्चन क्या लेके चल रहे हैं, नो कंस्ट्रेंट वन वेरिएबल। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्टडी मैट में भी दे रखा है, डिमांड of roller coaster ride in entertainment park in one of the metro cities given by the equation q equal to -450p plus 41,500। मतलब एक दिन में जो डिमांड है वो कितनी है, हमने q से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो प्राइस है एक राइड की वो कितने हैं, p से कर दिया। इसका मतलब है कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले आपके पास में क्या चाहते हैं, व्हाट प्राइस शुड हैव बीन चार्ज टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू, मतलब हमें टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ के पता लगाइए कि हम किसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, किसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो पता लगा टोटल रेवेन्यू को हमें क्या करना है,
मैक्सिमाइज करना है। अब मुझे समझ में आ गया कि रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। अब रेवेन्यू हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा भाई। कुछ मेरे वर्किंग नोट्स हैं जो मुझे करने पड़ेंगे। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ राइड्स इनटू प्राइस पर राइड। भाई मुझे रेवेन्यू कितना मिलेगा मेरे कस्टमर से जो झूला झूलना चाहते हैं, रोलर कोस्टर, तो उसके लिए मुझे पता लगाना पड़ेगा भाई कितने राइड्स हैं एक दिन में। तो पता लगा भाई -450, मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ राइड्स को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, Q से, और प्राइस को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, P से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -450P प्लस 41,500 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि मैं P से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -450P स्क्वायर प्लस 41,500P। अब ये मेरे पास हो गया रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, R से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास में 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो ताकि मुझे P की वैल्यू मिले। फिर सेकंड डिफरेंशिएशन निकालो, जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा भी हो सकती है, 0 से कम भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है ना। यदि 0 से क्या आती है, ज़्यादा आती है तो मिनिमम का केस है, कम आती है तो मैक्सिमम का केस है, बराबर आती है तो आपका नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का केस हो जाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमें हमारे स्टेप्स ही चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंट शेडिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू। अब हमारा जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल है। आपको यदि पूरी इक्वेशन दिखाई दे तो पूरी इक्वेशन में आपको कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है P। यदि यहाँ पे 2-3 वेरिएबल होते तो फिर हम कहते कि ये जो केस है वो 1 वेरिएबल की जगह मोर देन 2 वेरिएबल का केस हो जाता। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लग रहा है, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है पूरी इक्वेशन में। तो यदि इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू P हमें अपना आंसर निकालना है, वी गेट। अब ऐसे में हम क्या करें, ऐसे में हम क्या करें फटाफट से देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dr/dp। r बड़ा है तो बड़ा लिख दिया, p छोटा है तो छोटा लिख दिया। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है तो -450 तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। p स्क्वायर का यदि मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास में आता है 2p और 2 - 1, हाँ जी, प्लस 41,500 ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। और p का जो डिफरेंशिएशन होगा, p का डिफरेंशिएशन क्या होगा, p की पावर 1 है तो 1 - 1 क्या होगा, 0, p की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है जी। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है, इस 2 को मल्टीप्लाई करो 450 से तो आपके पास में आ जाएगा -900 p की पावर 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा p की पावर 0 है, p की पावर 0 का मतलब 1, तो 41,500 इंटू 1 41,500। इस तरीके से आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन। तो एज पर नेसेसरी कंडीशन, एज पर नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हाँ जी, dr/dp शुड बी 0। इस कंडीशन का पर्पस होता है कि हम यहाँ पर जो P है, P का मतलब जो प्राइस है वो निकाल सकें, कितने, मतलब किस प्राइस पर हमारे को मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा वो हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे मुझे P फाइंड करना है। तो P फाइंड करने के लिए ये जो मेरे डिफरेंशिएशन मैंने अभी निकाला आपके सामने, -900p प्लस 41,500 इक्वल टू 0। और यदि मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो P की वैल्यू आ जाएगी 41,500 डिवाइडेड बाई 900। ज़रा सॉल्व करके बताइए कितना आता है। तो 46.11 आपके पास में वैल्यू आ जाती है P की, 46.11। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें। तो 46.11 आपके पास में वैल्यू आ गई।
तो अब आपसे पूछे हैं व्हाट प्राइस शुड हैव बीन चार्ज टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू। अभी मैंने प्राइस तो निकाल लिया, लेकिन मैंने अभी साबित नहीं किया कि जो मैं रेवेन्यू निकालूंगा 46.11 पे वो मैक्सिमम होगा नहीं होगा। इसका मतलब अभी मैंने ये साबित करना बाकी है कि जो रेवेन्यू मैं इस प्राइस पे निकालूंगा वो मैक्सिमम है या नहीं। उसके लिए मुझे सेकंड कंडीशन डिफरेंशिएशन जो मैं अगेन करूंगा उसे साबित करना पड़ेगा। तो इतना सब कुछ लिखने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से। चलिए भाई, नेसेसरी कंडीशंस कैलकुलेट करने के बाद में जहाँ पे P आपको 46.11 आ गया, आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि इस प्राइस पे आपका जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम है या नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप पे चलना पड़ेगा जहाँ पे हम लिखेंगे टू असर्टेन whether this value of P obtained correspondent हमें ये भी तो साबित करना पड़ेगा कि ये वैल्यू मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू को सपोर्ट करता है। We have to take help of sufficient condition, जो मैं पहले से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगेन differentiating both sides with respect to P द्वारा से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जो पहले डिफरेंशिएशन किया था वो क्या था, जो पहले डिफरेंशिएशन किया था वो क्या था, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी आपकी, हाँ जी R आपके पास क्या था, आपके पास R था -450 P स्क्वायर प्लस 41,500 ऐसे कुछ करके था 41,500 P। फिर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास आया था D R अपॉन DP, ये फर्स्ट डेरिवेशन था। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं Fx, मतलब फर्स्ट डेरिवेशन आपने किया, एक बार ये आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई थी -900 P प्लस 41,500। अब आपको इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। मैं वैसे ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन मैं कर चुका हूँ तो मेरे पास ये आ गया। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू P। तो -900 P का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा सिर्फ -900, मतलब कांस्टेंट तो रहेगा ही 900, और P का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 41,500 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो इसका मतलब -900 और P का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और 41,500 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो आपके पास आ जाएगा -900। अब -900 छोटा है किससे, 0 से, -900 छोटा है 0 से, इसका मतलब इसने
कि इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया मैक्सिमा की। यदि ये बड़ा होता है 0 से तो मिनिमा होता, छोटा है 0 से तो मैक्सिमा की कंडीशन हो गई। और यदि इक्वल टू 0 होता तो ना तो ये मैक्सिमा होता ना ये मिनिमा होता। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सो देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमा एट P इक्वल टू ₹46.11। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या, आपको क्वेश्चन में निकालना क्या भाई, टोटल रेवेन्यू निकालना है जो मैक्सिमाइज हो, मतलब आपको एक ऐसी प्राइस ढूंढनी है जहाँ पे आपका जो रेवेन्यू हो वो मैक्सिमम हो। तो प्राइस तो मैंने निकाली दी और ये भी साबित कर दिया कि इस प्राइस पे जो रेवेन्यू निकलेगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आप यदि मैक्सिमम रेवेन्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, अभी पूछा नहीं है, यदि पूछा जाए तो आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, -450p² प्लस 41,500p, ये आपका रेवेन्यू फंक्शन था। यहाँ पे p की वैल्यू पुट करो। यदि मैं p की वैल्यू पुट करूँगा तो -450, p की वैल्यू है 46.11 स्क्वायर प्लस 41,500 इंटू p की वैल्यू कितनी है आपके पास में 46.11। सॉल्व कर लो भाई, देखो सॉल्व करके वैल्यू कितनी आती है आपके पास में। तो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ 46.11 को मल्टीप्लाई किया मैंने 46.11 से, स्क्वायर कर दिया मतलब, और उसको फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 450 से, तो मेरे पास में माइनस में जो वैल्यू आती है वो है -956759.44 आ रहा था, मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया, छोड़ दिया। फिर 41,500 को मल्टीप्लाई किया 46.11 से, तो अपने पास वैल्यू आ रही है प्लस की 1913565। तो 1913565 में से माइनस कर दिया हमने 956759। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ₹956,806। ये मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू आ गया। वैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया था। ये आपके पास में सेकंड पार्ट है, यदि वो आपसे पूछते हैं तो। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपके वर्किंग नोट्स से पहले दो, और यहाँ से आपका सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। शुरू के 2 पॉइंट्स आपके वर्किंग नोट हो गए, बाकी सारे आपके सॉल्यूशन चालू हो चुके हैं। सॉल्यूशन में यदि आपसे इसी में पूछ लेते कि फाइंड मैक्सिमम रेवेन्यू या टोटल रेवेन्यू कितना है, मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू, तो फिर वो आपका सेकंड पॉइंट बन जाता। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट तक का काम खत्म हो गया, सेकंड पॉइंट का आंसर ये होगा आपका। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ चुका है। अब प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने स्टडी मैट से ले लिया था, ये क्वेश्चन आपका स्टडी मैट का था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कहाँ से ले रखा है, आपकी स्टडी मैट से, स्टडी मटेरियल से। एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से खुद बना दिया, सबको सेम है। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो बुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा या आपको मिल चुकी होगी, जो मिलेगी उस बुक में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आपको ये PDF गूगल ड्राइव लिंक पे अवेलेबल होगा, वहाँ से भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं। हाँ जी, इफ़ द डिमांड ऑफ राइड्स पर डे इन एन एंटरटेनमेंट पार्क इन दिल्ली सिटी इज गिवन बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 90, हाँ जी, y इक्वल टू क्या लिखा है -90x प्लस 8100 वेयर x इक्वल टू प्राइस पर राइड। मतलब सेम क्वेश्चन वैसे ही दे रखा है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ राइड्स है वो आपको दे रखी है, और आपको क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, हाँ जी, क्वेश्चन में सबसे पहले जो स्टार्टिंग हमें करनी है वर्किंग नोट नंबर 1, उसमें हमारे पास में नंबर ऑफ राइड्स कितनी है पर डे, एक दिन में नंबर ऑफ राइड्स आपके पास में है y इक्वल टू -90x प्लस 8100। हाँ जी, प्राइस पर राइड आपके पास में किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, P से या X से? तो इस क्वेश्चन में किससे कर रखा है, X से कर रखा है। अब हमें क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। इसका ना हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, टोटल रेवेन्यू।
जिसे हम क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, उसे मैक्सिमाइज़ करना है। और हमें ढूंढना क्या है, हमें एक ऐसी प्राइस ढूंढनी है जहाँ पर हम कस्टमर से वो पैसे चार्ज करें तो हमारा रेवेन्यू मैक्सिमम हो सके। इसका मतलब मुझे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ राइड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्राइस पर राइड से। अब आगे यदि क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो -90x प्लस 80 100 ये हमारी क्वांटिटी हो गई और ये हमारा प्राइस हो गया। आप ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। तो यहाँ पे जब हम रेवेन्यू आर को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, -90x² प्लस 80 100x। अब यहाँ से आपका सॉल्यूशन के स्टेप चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे dr अपॉन dx इक्वल टू -180x प्लस 80 100। हाँ जी, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जल्दी बताओ। -90 तो बेटा सेम रहेगा, x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, तो -90 इंटू 2x इक्वल टू हो जाएगा -180x। और 80 100 x में 80 100 तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही रहेगा। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 80 100 कितना रहेगा, 80 100, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन आपके पास आ गया -180x प्लस 80 100। अब कंडीशंस के हिसाब से, हाँ जी इतना सब कुछ लिख लिया आपने, फटाफट से नोट कीजिए। कुछ यदि नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत है तो। हाँ जी, लिख लिया भाई सबने, देखिए भैया। हाँ जी, सॉल्यूशंस अब आपका यहाँ पे शुरू होता है। डिफरेंशिएशन पहले हम निकाल चुके हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखना चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो, एज पर नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। हाँ जी, dr अपॉन dx शुड बी इक्वल टू 0। हाँ जी, किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। अब ऐसे में -180x प्लस 80 100 इक्वल टू 0, और आप x की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 80 100 डिवाइड बाई 180। हाँ जी, बताइए कितना आएगा सॉल्व करके, 45। यदि मैं 80 100 को 45 से डिवाइड करता हूँ, कि 80 100 को यदि मैं 180 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना रहेगा, 45। इसका मतलब यदि मैं 45 रुपीज़ की प्राइस रखूँ तो मुझे लगता है मेरा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो सकता है। अब क्या ये बात सच है या नहीं, इसको तो चेक करना पड़ेगा। तो टू ascertain whether this value of x obtained क्वेश्चन में कंडीशन मैक्सिमम की तो इसलिए हमने मैक्सिमा लिखा, मिनिमम की कंडीशन होती तो हम मिनिमा लिखते।
चलिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to we get। अब ऐसे में क्या होगा, जब हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार तो डिफरेंशिएशन कर चुके हैं और एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास जो वैल्यू निकली थी वो ये वाली वैल्यू आई थी। अब आपको अगेन इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यदि अगेन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, -180 जो कि 0 से क्या है, छोटा, तो हम क्या लिखेंगे, सो देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमा एट x इक्वल टू ₹45 एंड मैक्सिमम रेवेन्यू यदि आपसे निकालने को कहा जाए तो आप लिख सकते हैं -90x² प्लस 8100x। -90x की वैल्यू 45 है, इसका स्क्वायर। हाँ जी, सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पे आएगा -182,250 प्लस 364,500 और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 182,250। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन सारी। 45 इंटू 45 इंटू 90 आपके पास आ जाएगा 182,250 और 8100 इंटू 45 364,500 माइनस 182,250। हाँ जी, 182,250 आपका मैक्सिमम रेवेन्यू आएगा यदि आप एक राइड की प्राइस कितने रुपए रखोगे, 45 रुपये रखोगे। तो 45 रुपये से कम रखोगे या ज़्यादा रखोगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम नहीं होगा। यदि आप प्राइस 45 की जगह 40 करके देख लें तो आपका आंसर 182,250 से कम हो जाएगा। 50 करके देखते हैं, ये सर 45 से ज़्यादा करके देख लेते हैं, तो 50 इंटू 50 इंटू 90 हाँ जी, भाई मैं आपको यहाँ पे साबित करता हूँ कि यदि मैं प्राइस 40 रुपये लेके चलूँ, प्राइस एक हमने 45 रुपये निकाली है, एक हम 50 रुपये लेके चलते हैं, मतलब 45 से ज़्यादा और एक हम 45 से कम लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा पास जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम रेवेन्यू है, वो कितना रहे, -90 40 का स्क्वायर प्लस 8100 इंटू 40। इसका आंसर अभी मैंने निकाला था आपके सामने, तो -90 यहाँ पर आपके पास है 45 का स्क्वायर 8100 इंटू 45। हाँ जी, यहाँ पे आपके पास है -90 50 का स्क्वायर 8100 इंटू 50। चेक करो तो आपके पास कितना आता है, 40 इंटू 40 इंटू 90 आपके पास में आता है भाई माइनस का 1,44,000। और यदि मैं 8100 को मल्टीप्लाई करता हूँ 40 से तो मेरे पास आता है 3,24,000। इसमें से 144 माइनस किया मैंने तो मेरे पास आता है 180, तो मेरा रेवेन्यू मैक्सिमम 180 आता है। यहाँ पर अभी हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास में रेवेन्यू कितना रहा था, 182,250। 14 की वैल्यू लिख सकते हो, माइनस 182,250 और प्लस आपके पास आया था 3,64,500। अच्छा, यहाँ पे हम करके देखते हैं तो आपके पास में आता है माइनस का 225 और यहाँ पे आपके पास है 8100 इंटू 50 4,05,000, तो भी आपके पास में प्रॉफिट आता है 1,80,000 रुपये। तो इसका मतलब आपका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो कौन सी प्राइस पे आएगा, 45 पे आएगा। ये हमने साबित कर दिया। इससे कम पे भी नहीं आएगा, इससे ज़्यादा पे भी नहीं आएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को?
तो फटाफट से पूछे, नहीं तो नोट कर सकते हैं। ये मैंने वेरिफिकेशन आपको करके दिखाया कि 45 रुपये यदि हम प्राइस रखेंगे एक राइड की, तो हमारा जो रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। हाँ जी, लिख लिया भाई सबने। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, उसमें हमें रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना था। एक क्वेश्चन स्टडी मैट का था, एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाया था आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये स्टडी मैट से लिया गया। स्टडी मैट में क्वेश्चन आपको दे रखा है, वहां से लिया गया। इसमें लिखा है एज्यूम द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर डे इज 14,400 550 एक्स प्लस 0.01 एक्स स्क्वायर। मतलब आपको यदि एक्स यूनिट बनानी है तो आपका इतना खर्चा आएगा। इसका मतलब ये आपकी जो कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो आपको क्या गिवन है। तो मैंने देखा भाई, मुझे जो क्वेश्चन में गिवन है वो टोटल कॉस्ट गिवन है, जो मेरे पास में है 14,400 प्लस 550 एक्स प्लस 0.01 एक्स स्क्वायर। और जो क्वांटिटी है वो दे रखी है, जो क्वांटिटी है वो मुझे दे रखी है एक्स क्वांटिटी है। मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं अभी, मुझे क्वेश्चन में बोल रहे हैं हाउ मैनी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर पर डे सो डेट द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। मुझे एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है। अब एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है, इसका मतलब मुझे एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, 14,400 प्लस 550 एक्स प्लस 0.01 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में एवरेज कॉस्ट, जिसे मैं सी से डिनोट कर सकता हूँ या ए सी से डिनोट कर लेते हैं, ए से भी कर सकते हैं। आपके पास आ जाएगा 14,400 अपॉन एक्स 550, एक्स को एक्स से डिवाइड करूंगा तो खाली 550 रह जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0.01 एक्स स्क्वायर को यदि मैं एक्स से डिवाइड करूंगा तो खाली एक्स बचेगा। मतलब आप ये सोचो, यदि मैं 14,400 को एक्स से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, 550 एक्स को एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है उसको एक्स से डिवाइड करूंगा तो खाली ये आ जाएगा। मतलब आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, सबको अलग अलग एक्स कर दो। उन बच्चों के लिए जिनको कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मैंने उनके लिए सब कुछ अलग कर दिया बच्चों, ठीक है ना भाई। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पे एक एक्स क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से मेरे पास एवरेज कॉस्ट आ गया। एवरेज कॉस्ट फंक्शन सर आपने क्यों निकाला, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है। अब कॉस्ट को मिनिमम करना है तो उसके लिए मुझे जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा मैं, वो मेरा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से। और किस क्वांटिटी पे, क्वांटिटी ढूंढने के लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेशन करना पड़ेगा और उसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम डिफरेंशिएशन की मदद से अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा ताकि मुझे x की क्वांटिटी मिल जाए। फिर मुझे साबित करना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी मैं x की निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, उस क्वांटिटी पर हमारा जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ये तो बात का पॉइंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ जी, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग, ये मेरे बेसिक स्टेप्स हो गए, मतलब वर्किंग नोट का पार्ट है। सॉल्यूशन तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
हाँ जी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब मुझे कैसे पता चलेगा क्वेश्चन एक वेरिएबल का या दो वेरिएबल का? तो भाई आपके सामने जो इक्वेशन दे रखी है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल हैं? पूरी इक्वेशन में आपके पास में जो वेरिएबल है वो कितने हैं? पूरी इक्वेशन में आपके पास जो वेरिएबल है वो एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पाँच है, छः हैं, कितने? तो मैं कहूँगा सर मुझे तो एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, डेट इज़ एक्स, और कोई वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई कंसेंट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक्स की क्वांटिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, मतलब नो कंसेंट, और आपके पास में सिंगल वेरिएबल है। तो पहला केस नो कंसेंट और वेरिएबल कितने? एक है। उसमें हमारा पहला स्टेप क्या है? हमें फर्स्ट डेरिवेशन निकालना है, फिर सेकंड डेरिवेशन निकालना है। फर्स्ट डेरिवेशन के लिए आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको सॉल्व करना है। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया भी था कि 14,400 तो मेरा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ए सी को मैं यहाँ पे डिनोट कर लेता हूँ, किससे? ए से डिनोट कर लेता हूँ। एवरेज कॉस्ट को मैंने ए से डिनोट कर दिया, तो मैं यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन निकालूंगा वो लिखूंगा डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब 14,400 तो कांस्टेंट है, वो तो वही रहेगा। 1/x का 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या लिखवाया था, याद हो तो आपको जल्दी बताओ भी। 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या लिखवाया था? सर आपने 1/x का जो डिफरेंशिएशन लिखवाया था उसमें यदि x ऊपर चला जाए तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1/x², ये आपने डिफरेंशिएशन बताया था। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यदि y इक्वल टू ये है तो उस केस में मेरा dy अपॉन dx क्या आ जाएगा समझाने के लिए? -1/x²। इसका मतलब 14,400 तो ऐसे रहेगा, और 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x², तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 14,400 इंटू -1/x², प्लस का साइन है। 550 मेरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, और 0.01 तो अपना ऐसे ही रहेगा। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? यदि y इक्वल टू x है तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा? x का डिफरेंशिएशन होता है 1, क्योंकि x की पावर 1 है, 1 - 1 0, x की पावर 0 मतलब किसी की पावर 0 होती है, आप सब जानते हैं, उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो इंटू 1। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा -14,400 अपॉन x², जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0.01। ये आपके पास में वैल्यू आ गई फर्स्ट डेरिवेशन करने की। अब कंडीशन के हिसाब से एज पर नेसेसरी कंडीशन, फटाफट साहब यहाँ पे पहले सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए।
लिख लिया भाई सबने? चलिए भाई अब सॉल्यूशन की तैयारी करते हैं। पहली कंडीशन, एस पर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी तक तो। चलिए भाई अब आपके पास जो वैल्यू थी वो कितनी थी? -14,400 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0.01 इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -14,400 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -0.01। माइनस से माइनस का साइन आपका कैंसिल हो जाएगा और आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, हाँ जी, 14,400 डिवाइडेड बाई 0.01, तो वैल्यू आ जाएगी 1442020। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक्स की वैल्यू होगी √1440000 सॉल्व करके प्लस माइनस 1200, मतलब वैल्यू आपकी 1200 प्लस में भी आ सकती है माइनस में, क्योंकि जब किसी चीज़ का अंडर रूट करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना? मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं -1200 इंटू -1200, और आप यदि अंडर रूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1200, और यदि +1200 इंटू +1200 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? +1200। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब x क्या चीज़ है बेटा? x है आपकी क्वांटिटी, x तो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो क्या लिखोगे? बट क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस x इक्वल टू पॉजिटिव 1200। चलो अब आगे देखते हैं भाई सेकंड कंडीशन क्या आपके पास में। हाँ जी, टू असर्टेन वेदर दिस वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड, फटाफट से लिखते जाओ भैया आप भी, कॉरस्पॉन्ड्स टू, अब यहाँ पे याद रखना मिनिमा लिखना है, मिनिमा, क्योंकि हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट को तो मिनिमा चाहिए, मिनिमम लाना है, तो वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है ना? सफिशिएंट कंडीशन जिसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर कंडीशन। अब ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स को हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा with respect to x we get इक्वल टू, अब ये तो आपने इक्वेशन निकाला था, फर्स्ट डेरिवेशन किया था, ये फर्स्ट डेरिवेशन था आपका, इसी का सेकंड डेरिवेशन करना है, तो -14,400 तो ऐसे रहेगा। अब आपका जो y है वो मान के चलो आपके पास में 1/x², y की वैल्यू कितनी है? 1/x², इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? इसका डिफरेंशिएशन होता -2x की पावर -3, और आप इसको ऐसे लिख सकते थे -2 अपॉन x की पावर 3, मतलब यहाँ आ जाएगा -2x की पावर 3। दूसरा ये तो कांस्टेंट है 0.01 का यदि मैं डेरिवेशन करूंगा तो कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, तो मतलब मेरे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? -14,400 इंटू -2, जरा मल्टीप्लाई करके बताना भाई कितना आएगा?
तो आप कह सकते हो सर 28,800 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। शुरू में मैं आपको बता रहा था ना कि कई बार हम जब सेकंड डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास में डायरेक्ट वैल्यू नहीं आती, बल्कि जो सेकंड डेरिवेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं जो इक्वेशन आपकी बन रही है उसमें एक्स अभी भी लिखा हुआ दिखाई देगा। शुरू में मैंने आपको समझाए थे 2 केसेस। अब x की वैल्यू मैं 1200 निकाल चुका हूँ, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे 1200 लिखूंगा। अब 1200 पॉजिटिव है, मतलब डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, तो आपका आंसर तो पॉजिटिव आने ही आना है। मतलब कि आप यदि यहाँ पे 28,800 को 1200 क्यूब से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? हाँ जी, वैल्यू आएगी आपके पास में 0.000017, जो कि बड़ी है किससे? मतलब है तो पॉजिटिव वैल्यू ना, कहने के लिए 0.000 होता 0 के बराबर है, लेकिन आगे 17 भी तो है। आप इसको एग्जैक्ट 0 तो नहीं कह सकते ना, थोड़ा तो 0 से बड़ा है ही। बिल्कुल जी बड़ा है, क्यों नहीं बड़ा। अब इतना फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। So there exists a minimum at x इक्वल टू 1200। चलिए जी, तो अभी आपका फर्स्ट पॉइंट तो हो चुका, सॉल्यूशन नंबर 1 हो चुका, मतलब सॉल्यूशन नंबर 1 आपका आ चुका है। अब हमें जाना है सॉल्यूशन नंबर 2 पे। फटाफट से आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन नंबर 2 कराता हूँ। चलिए भाई, सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट में आपसे पूछ लेते हैं क्या क्या निकलवा रहे हैं। कहते हैं एक तो एवरेज कॉस्ट बताओ और दूसरी टोटल कॉस्ट बताओ एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन, का मतलब 1200 यूनिट पे। तो 1200 यूनिट पे आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी आएगी टोटल, और टोटल कॉस्ट कितनी है। तो सॉल्यूशन सेकंड में आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी थी? हाँ जी, एवरेज कॉस्ट थी आपके पास में 14,400 अपॉन एक्स प्लस 550 प्लस 0.01 एक्स। अब एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? 1200 क्वांटिटी है, प्लस 550 और 0.01 इंटू 1200, तो इधर आ गया 1200 का, मतलब 14,400 को 1200 से डिवाइड किया 12, 550 और 12, तो आपके पास आ जाएगा 574 एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गया, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। हाँ जी, दूसरे पार्ट में आपसे क्या पूछना है भाई? टोटल कॉस्ट बताओ। तो टोटल कॉस्ट तो क्वेश्चन में दे रखी थी। टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या था क्वेश्चन में? टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या था आपके पास में? 14,400 प्लस 550 एक्स प्लस 0.01 एक्स स्क्वायर, यही था ना भाई? एक बार चेक कर लो। 14,400 प्लस 550 एक्स प्लस 0.01 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि मैं एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे पास में कितना आता है? हाँ जी, यहाँ पे हमने लिखा 14,400 प्लस 550 इंटू 1200 प्लस 0.01 इंटू 1200 स्क्वायर। हाँ जी, 14,400
550 को यदि मैं 1200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6,60,000। और यहाँ पे यदि मैं 1200 को मल्टीप्लाई करूँगा और 0.01 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 14,400 आ जाएगा। और टोटल वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 6,88,800। 6,88,800। क्या मैं इस आंसर को सर दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आप सबको तो पता ही है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अभी आपने 574 निकाला ऊपर और क्वांटिटी थी 1200, सीधा सीधा आपका आंसर 6,88,800 आ जाएगा। जरा एक बार चेक कर लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट को यदि मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर तो यही आना चाहिए। हाँ जी, 6,88,800 आ गया, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरीके से मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी मैट का जो था वो मैंने आपको सक्सेसफुली ढंग से समझा दिया। कोई दिक्कत आती है आपको मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी बताइए भाई, कोई दिक्कत इसमें? तो सारे पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुके हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और ये पता लगाना है कि कोई कंस्ट्रेंट है या नहीं। फिर आपको पता लगाना है कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें एक ही वेरिएबल है या एक से ज़्यादा वेरिएबल है। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा भाई 2 वेरिएबल कब हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। फटाफट से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने आपको अपनी तरफ से दिया हुआ है। एज्यूम द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर डे इज सी इक्वल टू 16,900 प्लस 400x प्लस 0.01 एक्स स्क्वायर। अब ये आपको कॉस्ट दे रखी है एक्स यूनिट की, एक्स यूनिट की कॉस्ट दे रखी है, इसको ना टोटल कॉस्ट दे रखी है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, गिवन क्या है। तो मैं कहूँगा जी गिवन में मेरे पास में 2 चीज़ें गिवन है। एक मेरे पास में टोटल कॉस्ट गिवन है जो है 16,900 प्लस 400x प्लस 0.01 एक्स स्क्वायर। और दूसरा मुझे क्वांटिटी दे रखी है जो रिप्रेजेंट कर रखा है किससे, एक्स यूनिट से। किससे, एक्स यूनिट से। मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या भाई, मुझे तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, पहले वो बेटा मुझे पता लगाना पड़ेगा। मुझे एवरेज कॉस्ट मिनिमम करनी है, वो क्वांटिटी ढूंढिए जिस पे मेरी एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो इसका मतलब मुझे तो एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है। अब भाई एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है। हाँ जी, एवरेज कॉस्ट बराबर होता है भाई टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। अब टोटल कॉस्ट आपके पास है 16,900, 400x 0.01 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्वांटिटी x है। यदि आप सबको अलग अलग कर दो, सबको बेटा अलग अलग कर दो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे में आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी आपके पास में 16,900 अपॉन एक्स, इधर 400 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 0.01 खाली एक्स। अब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन करने के बाद में आपको पता चलेगा। तो ये आपका वर्किंग नोट्स के स्टेप्स हैं। हाँ जी, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, हाँ जी डी ए, मैंने एवरेज कॉस्ट को ए से रिप्रेजेंट कर दिया तो डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपके पास 16,900 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 16,900 तो वैसे का वैसे रहेगा 1/x का। यदि y की वैल्यू 1/x है, आप ऐसे लेके चलो तो गलती नहीं होगी आपसे कभी भी। y की वैल्यू 1/x लेके चलेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, माइनस 1/x स्क्वायर से। अच्छा, 400 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और x का डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है 1 होता है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में भाई, हाँ जी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ध्यान रखना है यहाँ तो 16,900 प्लस का है तो प्लस लिखेंगे। हाँ जी 16,900 प्लस है तो प्लस लिखना है
अब आपके पास सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी, -16,900 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0.01। ये फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन आ गया मेरे पास, 16,900 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, हाँ जी 16,900 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0.01, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब सॉल्यूशंस करते हैं अपना, फटाफट से नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप। चलिए फटाफट से देखिए, अब आगे सॉल्यूशन की तैयारी करते हैं। यानी सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास में क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन है और यहाँ पे लिखेंगे हम एस पर नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपने डिफ्रेंशिएशन जो निकाला था उसकी वैल्यू आई थी -16,900 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0.01 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1691234 4 जीरो आ जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू एक बार प्लस आ जाएगी एक बार माइनस आ जाएगी 1300। हाँ जी 1690000 का अंडर रूट करेंगे तो 1300 आएगा। बट क्वांटिटी सोल्ड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस 1200। हाँ जी, टू असर्टेन whether this value of x ध्यान रखना कॉस की बात चल रही है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमा नहीं लिखना, क्या लिखना है, मिनिमा। वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ sufficient condition, sufficient condition। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन differentiating both sides with respect to x we get।
हाँ जी, हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा ताकि हम कंडीशन चेक कर सकते हैं भाई मैक्सिमा या मिनिमा मिनिमा की है या नहीं। तो उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेशन करना पड़ेगा, मतलब d2a अपॉन dx²। अभी तो वैल्यू आपके पास थी, इसका आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, और इसका डेरिवेशन करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? हाँ जी, 33,800 डिवाइडेड बाई x³ कहोगे सर आपको कैसे पता लगा? बेटा मैंने तो y इक्वल टू पहले क्या लिखा, मतलब आप इसको मान के चलो -16,900 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब जो y की वैल्यू है वो 1/x² है, ये ऐसे लेके चलें, ठीक है ना। अब मैं इसका यदि डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो dy अपॉन dx क्या होता है हमारे पास? ये हो जाएगा आपका -2/x³। तो इसका मतलब मुझे -2/x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 33,800 डिवाइडेड बाई x³। अब 33,800 डिवाइड बाई x³, जिसमें x की वैल्यू है 1300 पॉजिटिव, 1300 पॉजिटिव, नेगेटिव होता तो गड़बड़ हो जाती। फिर यदि 1300 नेगेटिव होता तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि क्यूब में आपकी वैल्यू माइनस में आती है और ये वैल्यू 0 से बड़े होने की जगह 0 से कम हो जाती। तो ऐसे केस में फिर वो मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। अभी आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? d2a अपॉन dx²। सॉल्व करके कितना रहा आपके पास में? 0.0000015, जो कि 0 से बड़ा है। तो अब आप क्या लिखेंगे? सो देयर एग्जिस्ट अ मिनिमा एट x इक्वल टू 1300 यूनिट्स। ठीक है जी, इतना। तो सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है और साथ में निकालनी है टोटल कॉस्ट। फटाफट से आप इसे लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है।
देखिए भाई फटाफट से। हाँ जी, सेकंड आंसर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जिसका फॉर्मूला आपके पास है 16,900 अपॉन एक्स प्लस 400 प्लस 0.01 एक्स। और दूसरा आपको टोटल कॉस्ट बतानी है, जो आपके पास में क्या रहेगा 16,900 प्लस 400x प्लस 0.01 एक्स स्क्वायर। या दूसरा ऑप्शन भी था आपके पास में एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, दोनों में से किसी भी तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पहले लिखते हैं 16,900 डिवाइड बाई 1300 तो 13 प्लस 400 प्लस 13 तो आपके पास आ जाएगा 426। हाँ जी, 426 रुपये आपकी एवरेज कॉस्ट है, क्वांटिटी आपकी है 1300, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, हाँ जी 426 को मल्टीप्लाई कर दो 1300 से तो आपके पास कितना आ जाएगा 5,53,800। तो इस तरीके से आपका एक केस अभी तक ख़त्म हो चुका है, नो कंसेंट, कोई कंसेंट नहीं है और वन वेरिएबल का, ठीक है ना। नेक्स्ट केस आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं।